हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पेजीट सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे वीडियोस, सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर इसको कवर करेंगे। तो पहले हमने हीट ट्रांसफर को समझ लिया है, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड उसके एप्लीकेशंस को समझा है। अब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ के बारे में, साथ ही साथ हम हीट इंजन्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या है, स्पेशली इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिकल जो प्रोसेसेस है, राइट, सपोज करते हैं कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसकी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ एक है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ प्रोसेसेस हुए, कोई भी प्रोसेस हुआ, बहुत सारे सीरीज ऑफ प्रोसेसेस होने के बाद इसकी अगर फाइनल स्टेट जो है उसमें ये इनिशियल स्टेट को अगर अचीव कर पाता है तो इसे हम कहेंगे क्या, साइक्लिक प्रोसेस। मान लो कि यहां से यहां तक एक प्रोसेस हुआ, यहां से यहां तक एक प्रोसेस हुआ, यहां से यहां तक एक प्रोसेस हुआ, एंड रिजल्ट जो आया कि इनिशियली जहां से सिस्टम की जो भी वेरिएबल्स थी फाइनल में भी उतनी ही रह रही है। मतलब इनिशियल स्टेट में इनिशियल स्टेट जो था सिस्टम का, फाइनल स्टेज भी वही हो रहा है आफ्टर अंडरगोइंग ऑल दी सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम कहेंगे क्या, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, साइक्लिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ चेंजेस which return the system back to the initial state। और अगर ऐसा ना हो, अगर इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज अलग अलग हो तो उसे हम कहेंगे क्या, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। द सीरीज ऑफ चेंजेस इन्वॉल्व डू नॉट रिटर्न द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोसेसेस है ये कौन से प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है, ठीक है। बहुत सारे सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है, एक कोई प्रोसेस हुआ, दूसरा कुछ हुआ, तीसरा कुछ हुआ, ऐसे करते करते लास्ट वाली जो प्रोसेस हुई उसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो फिर से फाइनल स्टेट था उसको अचीव कर लिया, ठीक है। तो इसलिए इनिशियल फाइनल सेम होने की वजह से हम कहेंगे साइक्लिक, जस्ट लाइक ए राउंड साइकिल जैसा। और अगर नहीं है ऐसा तो नॉन साइक्लिक। वर्क डन इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अगर प्रोसेस नॉन साइक्लिक है तो वर्क डन क्या होगा, तो देखो सिंपल सी बात है कि प्रोसेस अगर नॉन साइक्लिक है मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेज जो है वो अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, मतलब इंडिकेटर डायग्राम दैट इज शोइंग पीवी, तो अगर ये सपोज है इनिशियल स्टेज जहां पे इसकी प्रेशर है P1, V1, T1, ये हम मानते हैं, और ये इसकी है फाइनल स्टेज, राइट, जहां पे इसकी प्रेशर है P2, V2, T2, ठीक है। अब देखो, ऐसा अगर प्रोसेसेस हुए हैं, मतलब इनिशियल स्टेज कुछ ऐसा था, फाइनल स्टेज कुछ ऐसा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गैस का एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं कि गैस के एक्सपेंशन, या फिर उसमें एक गैस लिया है हमने, आइडियल गैस, ठीक है, वही पिस्टन वाली बात, ठीक है, जो मैं पहले से बताते आ रहा हूं कि ये पिस्टन है, यहाँ गैस है, और इस गैस के ऊपर कोई भी प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब ये इसकी अगर इनिशियल और फाइनल स्टेज अलग अलग है और फिर से प्रोसेस के बाद ये इनिशियल स्टेज पे पहुंच नहीं रही है तो ये एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा dW, उसको हम कैसे लिखते हैं, PdV, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो इसको W इक्वल्स टू हम कैसे लिखेंगे, I से फाइनल तक, ठीक है, PdV, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस। क्या हो जाएगा, वर्क डन इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, इसके वर्क डन को हम किस तरह समझ सकते हैं, ये देखो PdV मतलब क्या है, थोड़ा सा अगर हम एक इतना सा वॉल्यूम रेंज कवर करते हैं, ठीक है, ये तो PV कर्व है, ठीक है, इतना सा हम वॉल्यूम रेंज कवर कर रहे हैं जहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि इतने में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dV यानी कि छोटा सा एक वॉल्यूम रेंज, राइट, वेरी इनफाइनाइट सिमल, राइट, टेंडिंग टू जीरो टाइप,
dv यहां पे हमने कंसीडर किया। अब देखो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं इनिशियल से फाइनल तक, मतलब ऐसे ही अगर मैं इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेट मतलब क्या, एक सम होता है कंटिन्यूअस सिस्टम का, जो सम करते उसे ही हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अगर यहां के बाद से ऐसा ही स्ट्रिप यहां पे यहां पे यहां पे सबको जोड़ू तो मुझे क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि वर्क डन इन अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस विल बी एरिया अंडर द पीवी कर्व। मतलब अगर इस कर्व के नीचे की मैं एरिया आपको बता दूं, राइट, अगर मैं इस कर्व के नीचे की एरिया आपको बता दूं कि ये जो कर्व है इसके नीचे की जो एरिया है इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा कि एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है हम यहां से बता सकते हैं एरिया अंडर द कर्व से, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि एरिया अंडर पीवी कर्व हमें क्या बताएगा, वर्क डन, ठीक है। समझ में आ गई बात, एरिया अंडर पीवी कर्व हमें क्या बताएगा, वर्क डन बताएगा। ओके, अब अगर बात करते हैं कि अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो क्या हो जाएगा, तो साइक्लिक प्रोसेस का ये मतलब है कि एक सीरीज ऑफ प्रोसेस हुआ, मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस हुए, उसके बाद जहां से स्टार्ट हुआ था, जहां पे सिस्टम की जो इनिशियल स्टेज थी, इतने सारे प्रोसेस होने के बाद फिर से वो इनिशियल स्टेज उसने अचीव किया, तो इसीलिए इसे कहेंगे क्या, साइक्लिक प्रोसेस। ओके, तो अगर मैं सपोज करता हूं कि ये इसकी इनिशियल स्टेज है, तो ये कुछ प्रोसेस हुए, राइट, और फिर जाके कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ कि ये वापस से अपने फाइनल स्टेज, इनिशियल स्टेज पे पहुंच गई, ठीक है। तो इसका इनिशियल और फाइनल जो है वो सेम हो गया, इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज जो है सेम हो गया। अब हम क्या जानते हैं कि एरिया अंडर द कर्व अगर मैं निकालूं, एरिया अंडर द पीवी कर्व अगर मैं निकालूं, तो इस केस में मैं पता कर सकता हूं क्या, वर्क डन कितना होगा, यही तो पता कर सकता हूं। तो देखो ये कर्व है, इसको मैं नाम दे देता हूं, सपोज आई एफ, यहां पे जे नाम दे देते, यहां पे के नाम दे देते, यहां पे एल नाम दे देते, ठीक है। तो एरिया अंडर आई जे के एल, ठीक है, ये होगा क्या, पहला वर्क डन। सो वर्क डन टोटल कितना हो जाएगा, एक होगा पहला वर्क डन, राइट। दूसरा क्या, पहले यहां से यहां गया, सपोज करते यहां से यहां गया, फिर वापस इस पाथ से आया, ठीक है। ये पीवी कर्व है ना, यहाँ पे ये एक एक पॉइंट पे क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम है, प्रेशर और वॉल्यूम की है, प्रेशर और वॉल्यूम का कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो प्रोसेस के ड्यूरिंग इसका प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था, प्रोसेस एंड होने के बाद, सारे प्रोसेसेस एंड होने के बाद इनिशियल में जो पी वी टी था वो रहा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ये क्या हुआ, अगर इस पाथ को फॉलो करेंगे तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इस पे हमने लिखा W1 और इस पे हमने लिखा क्या, W2, ठीक है। क्योंकि ये रिटर्निंग वाला प्रोसेस है तो यहां पे नेगेटिव, ठीक है। सो W1 माइनस W2 ये हम लिख सकते। अब देखो W1 मतलब एरिया अंडर किसके बीच में, एरिया आई जे के एल, ठीक है, माइनस एरिया अंडर, अब कौन सा कर्व है W2 का, ये अगर W1 है ये है W2, ठीक है। इसमें क्या है, एफ जे के एल, ठीक है। एफ क्यों लिया मैं, क्योंकि मैं फाइनल पोजीशन को डिफाइन कर रहा हूं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों के एरिया को देखूं तो इसका एरिया क्या हो रहा है, देखो इसकी एरिया हो रही है ये, ठीक है, ये हो रही है इसकी एरिया, और इसकी नीचे वाले कर्व की एरिया क्या हो जाएगी, नीचे वाले कर्व की अगर मैं एरिया की बात करूं तो नीचे वाले कर्व की एरिया हो जाएगी ये, ठीक है। ये क्या हो गया, नीचे वाले कर्व की एरिया। तो टोटल जो वर्क डन होगा वो दिस माइनस दिस, राइट, दिस माइनस दिस, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा यहां से बचेगा क्या, देखो अगर मैं
बचे हुए पार्ट की एरिया की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, दिस वन ओनली। ठीक है, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि एरिया अंडर एरिया ऑफ द लूप, ये जो लूप मिला साइक्लिक प्रोसेस में, ये जो हमें लूप मिला, इसकी एरिया को अगर मैं निकालूं तो मुझे मिल जाएगा क्या, टोटल वर्क डन। क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन। समझ में आ गई बात कि साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन हम कैसे निकालते हैं। हीट इंजन, हीट इंजन क्या है, हीट इंजन एक डिवाइस है जो हीट को यूज करके कुछ वर्क डन करती है, राइट। और उसी वर्क डन को हम किसी मैकेनिकल वर्क डन के फॉर्म में देख सकते हैं, राइट। जैसे कि आपके आसपास के जो भी इंजन आप देख रहे हो ना, जैसे कि एक अगर आप ट्रेन की इंजन देखो, कार की इंजन देखो, बाइक की इंजन देखो, ये सब के सब किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, हीट इंजन के प्रिंसिपल पे। यानी कि इन सब का हम कह सकते हैं एक बेसिक डायग्राम जो है, एक बेसिक सेंस जो है, उसे हम हीट इंजन से डिनोट करते हैं या फिर उसे हम हीट इंजन कहते हैं। इसी के प्रॉपर्टीज पे, इसी के लाइक एप्लीकेशंस है जो, वो क्या है, वो जो आज के इंजन आप देख सकते हो, कार के इंजन, बाइक के इंजन, ट्रेन के इंजन, एवरीथिंग। ठीक है, तो हीट इंजन क्या है, विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जिसे किसी भी फॉर्म में अगर हम हीट सप्लाई करें, उसने कुछ एक वर्क डन किया और उस वर्क डन से हमें क्या मिल रहा है, क्या, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखो कि हीट इंजन दिखता कैसा है या फिर उसका ओवरऑल डायग्राम क्या है। ये तीन कंपोनेंट ही मेन है हीट इंजन के। ठीक है, आप बोलोगे इंजन तो सर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कहीं कोई बोलते हैं 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, कार के लिए अलग इंजन, सुपरफास्ट कार के लिए अलग इंजन, तो ये तीन कंपोनेंट से कैसे बना सकते हैं। ये इसका बेसिक डायग्राम है, बेसिक मतलब ब्लॉक डायग्राम जिसे हम कह सकते हैं कि हीट इंजन में या फिर कोई भी इंजन में तीन तरह के कंपोनेंट्स है। एक है हीट रिजर्वायर और जिसे हम कहते हैं क्या, सोर्स। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, हीट सोर्स। तो हीट इंजन का जो ये मेन पार्ट तो तीनों है, जो ये बीच वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं क्या, वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, और ये रहता है एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर जिसे हम कहते हैं क्या, सिंक। क्या कहते हैं, सिंक। सोर्स कौन सा हो गया, जिसकी टेम्परेचर है हाइट। सिंक कौन सा हो गया, जिसकी टेम्परेचर है लो। ठीक है, अब ये सोर्स और सिंक क्या है ये मैं समझाता हूं। सोर्स, हीट सोर्स, नाम में क्या है, सोर्स है, मतलब ये जो वर्किंग सब्सटेंस हमारे पास है, ये जहां से हीट को अब्सॉर्ब करके कुछ वर्क डन करना चाहेगी। ठीक है, ये सपोज करते हैं कि कुछ एक हीट अब्सॉर्ब किया, तो जहां से अब्सॉर्ब किया उसे हम कहेंगे क्या, सोर्स। ठीक है, फिर इसने क्या किया, कुछ वर्क डन किया, और इसी वर्क डन को हम लेते हैं मैकेनिकल वर्क के टर्म्स में और या फिर मैकेनिकल एनर्जी के टर्म्स में, एंड हेंस आवर बाइक, कार और एनी व्हीकल मूव्स। ठीक है, इंजन ऐसे ही काम करना स्टार्ट करती है कि कहीं से हीट लिया, राइट, उस हीट को यूज करके कुछ वर्क डन किया। ठीक है, अब देखो सिंक का क्या है, वर्क डन करने जब कर रही है तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट ये रिजेक्ट कर देती है अपनी बॉडी से, कुछ अमाउंट ऑफ हीट ये रिजेक्ट कर देती है, दैट इज द सिंक। जहां पे वो रिजेक्शन हो रहा है कि सिंक से कुछ हीट रिजेक्ट हो रही है, उसे हम कहेंगे क्या, सिंक। ठीक है, आई मीन जो चीज जहां से हीट रिजेक्ट किया जा रहा है वो हम कह रहे हैं क्या, सिंक। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसके एक और अच्छा सा अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो ये आपको इस इमेज में दिख सकता है। हीट इंजन क्या है कि सोर्स से ये है क्या, हीट लिया इसने। ठीक है, हीट इनपुट, सोर्स से हीट हुआ। अब देखो सोर्स यहां पे सिंपली ये पूरा सब्सटेंस सोर्स हो गया। कैसे बताओ, यहां पे क्या है, ये एक स्टीम इंजन का वर्किंग का प्रिंसिपल है। ठीक है, किसका, स्टीम इंजन का। स्टीम इंजन में क्या होता है वो मैं बता रहा हूं कि एक हीट इनपुट आया, ठीक है,
कहीं से हीट दिया गया, अब इसके अंदर क्या है, पानी है। अब पानी जैसे ही वाटर बॉयल होने लगती है, वाटर हीट होने लगती है, ये क्या बनाएगी, स्टीम बनाएगी। अब इस स्टीम को हम अगर इस पिस्टन के अंदर या फिर इस जैसे डायग्राम आप सिलेंडर के अंदर अगर मैं दूं तो ये क्या होगा, ये स्टीम अंदर जाएगी, प्रेशर बढ़ाएगी। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, जैसे हम पिस्टन वाले सिस्टम में पढ़ते थे कि प्रेशर अंदर का बढ़ा या फिर अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो क्या हुआ, पिस्टन ऊपर मूव किया, दैट मींस वर्क डन बाय द गैस इनसाइड। तो कुछ वर्क डन किया, ठीक है। तो देखो सोर्स का क्लियर हुआ कि सोर्स कहां आ गया, ये सोर्स। वर्क डन किया कुछ, क्या वर्क डन करेगा कि पिस्टन को आगे ढकेलेगा। अब देखो अगर ये आगे ढकेला जाए, ये अगर आगे मूव हो, अब क्या होगा, ये सारे क्रैंक शाफ्ट लगे हैं इसमें, ये मूव होगा तो ये मूव होगी, ये मूव होगा तो ये मूव होगी। हेंस एंड रिजल्ट क्या आएगा कि व्हील जो है वो घूमने लगेगी। व्हील जो है घूमने लगेगी। व्हील घूमने का मतलब ही क्या है, गाड़ी चल पड़ी, ठीक है। अगर व्हील घूम गई इसका मतलब गाड़ी चल पड़ी, इंजन चालू हो गया, ट्रेन जो है स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहां से हम समझ सकते, देखो बेसिक चीज क्या है, ये सोर्स, ये है वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। अब सिंक कहां है, सिंक पूछोगे क्या है, तो सिंक है जो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुआ, तो स्टीम इंजन के ऊपर जो धुआं निकल जाता है वो क्या है, सिंक। वहां से हम कह सकते हैं क्या, सिंक। ओके तो यहां पे बेसिक हम समझ रहे हैं कि कैसे वर्कडन को सिंक पे ज्यादा ना ध्यान देके, अब अगर वर्कडन पे ध्यान देखो कि यहां पे वर्कडन क्या हुआ, पिस्टन को आगे मूव करवाना, और ये क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी हो गया, ठीक है। ताकि हम इसे मैकेनिकल एनर्जी कब है, मतलब कि जो मैकेनिक्स में काम कर रही हो, मैकेनिक्स मतलब इसका मोशन हो रहा है, यही तो मैकेनिक्स है, ठीक है। तो समझ में आ रही बात कि कैसे एक हीट इंजन काम करता है। तो एक होती है क्या, सोर्स, ठीक है। ये रहा क्या, वर्किंग सब्सटेंस जिसने सोर्स से हीट अब्सॉर्ब किया, और ये क्या, सिंक जहां पे हीट रिजेक्ट हुआ बाय द वर्किंग सब्सटेंस, और जो हीट अब्सॉर्ब किया उससे इसने क्या किया, एक वर्क डन किया, ठीक है। तो सपोज करते हैं सोर्स जो है उसकी टेम्परेचर है T1, सिंक जो है उसकी टेम्परेचर है T2, सच दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। जहां से हीट ले रहा है जो सोर्स है उसकी टेम्परेचर ज्यादा होती है सिंक से, ओके। अब देखो सपोज करते हैं कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसने अब्सॉर्ब किया और Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसने रिजेक्ट किया और W इसने वर्क डन किया। तो अगर मैं नेट DQ की बात करूं कि नेट अमाउंट ऑफ हीट कितना गया, नेट अमाउंट ऑफ हीट, नेट अमाउंट ऑफ एब्सॉर्ब्ड, नेट कितना एब्सॉर्ब किया इसने, तो वो क्या होगी, जितना लिया Q1 लिया Q2 निकाल दिया, ठीक है। Q1 में से Q2 चला गया, राइट। इसमें हीट कितना आया था Q1, इसने निकाला कितना, Q1 में से Q2 निकाला, तो Q1 माइनस Q2 अगर करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना हीट एनर्जी इसने यूज किया, ठीक है। अब देखो क्या हो रही है कि ये जो अभी तक मैंने बताया कि ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, चाहे यहां पे ये पिस्टन को देख लो, कोई भी वर्किंग सब्सटेंस है हीट इंजन में, वो साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करती है। किस प्रोसेस को, साइक्लिक प्रोसेस को। साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या होता है वो मैं बताया कि जहां पे फाइनल स्टेज जो है वो इनिशियल स्टेज हो, मतलब एक साइकिल के बाद फिर से वो अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाए। तो अगर ये भी वर्किंग सब्सटेंस अगर फॉलो कर रहा है एक साइक्लिक प्रोसेस को, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इनिशियल पोजीशन पे फिर से पहुंचेगा, ठीक है। और इनिशियल पोजीशन पे अगर फिर से पहुंच गया तो इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, राइट। तो du जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि इनिशियल फाइनल सेम है, तो चेंज में कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि कोई भी कहीं पे भी एनर्जी का कंजम्पशन, एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब चाहे कोई भी प्रोसेस हो रहा हो उसमें फर्स्ट लॉ तो अप्लाई होगा ही, ठीक है। तो अगर इसमें भी मैं फर्स्ट लॉ को अप्लाई करूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट
लॉ अगर मैं इसमें भी फर्स्ट लॉ को अप्लाई करूं तो मैं क्या देख सकता हूं, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू मैं लिख सकता हूं, वेयर डी यू इज 0 एंड क्यू डी क्यू इक्वल्स टू क्यू वन माइनस क्यू टू। तो ये क्या आ गया हमारे पास, वर्क डन कितना किया, डब्ल्यू वर्क डन, सो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू वन माइनस क्यू टू। ये हमारे पास आया क्या, इतना वर्क इसने किया है। ठीक है, अब इंजन है तो इसकी कुछ एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी मतलब क्या है, एफिशिएंसी किसी भी सब्सटेंस किसी भी वर्किंग सब्सटेंस की हम एफिशिएंसी चेक करते हैं। क्या है, आप और मैं भी एक वर्किंग सब्सटेंसेस है। कैसे मैं बताता हूं, सबको सपोज कि आपको स्कूल से होमवर्क मिला है कि आपको 10 पेज ऐसे लिख के आनी है ऑन हीट इंजन। 10 पेज लिखना तो मुश्किल है, बट फिर भी आपको ऐसा होमवर्क मिला कि 10 पेज आपको इंग्लिश में ऐसे लिखना है। ठीक है, और टाइम आपके पास दी गई है 1 दिन का। ठीक है, अब 3 लोग हैं, किसी ने एक दिन में 4 पेज लिखा, ओके, किसी ने एक दिन में 8 लिखा, किसी ने एक दिन में पूरा का पूरा 10 पेज लिखा। तो एफिशिएंसी हम कैसे देखेंगे कि जो कम टाइम पे या फिर दिए गए टाइम पे जिसने ज्यादा वर्क किया उसकी ज्यादा एफिशिएंसी, मतलब जिसने 10 के 10 पेज लिख दिए एक दिन के टाइम पे उसे हम कहेंगे क्या, ये अच्छे से काम करके आया है। वैसे ही जब भी हम कार्स या बाइक्स या फिर कोई भी इंजन की बात करते हैं, आप कोई भी अप्लायंसेस की बात करते हैं, मोबाइल फोन्स की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं कि जिसमें फ्यूल कम यूज हो, राइट, और काम हमें ज्यादा करके दे, राइट। अब टीवी वगैरह फ्रिज वगैरह भी खरीदते तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कम यूज हो लेकिन प्रॉपर काम करना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, आइसक्रीम जमनी चाहिए, ये हम बात करते हैं, राइट। वैसे कार या बाइक की क्या बात करते हैं कि फ्यूल पेट्रोल डीजल कम यूज हो लेकिन हम ज्यादा डिस्टेंस तक जा पाए। तो एफिशिएंसी का मतलब ही ये होता है, कोई भी वर्किंग सब्सटेंस में हम एफिशिएंसी को ये पता करें कि वो वर्किंग सब्सटेंस कितना ज्यादा एफिशिएंट है, कितना ज्यादा अच्छा है, या फिर कितने ज्यादा किफायती है, ये भी हम बोल सकते हैं। ओके, अब देखो एफिशिएंसी हीट इंजन के केस में हम कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लिखते हैं थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी, जिसे हम डिनोट करते हैं ईटा से। थर्मल क्यों, क्योंकि यहां पे सोर्स सिंक, यहां पे हीट के टर्म्स में इसे लिखेंगे, इसीलिए हम इसे थर्मल एफिशिएंसी कहेंगे। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी, ईटा, कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। हमने क्या कहता है, देखो होमवर्क वाले केस का एग्जांपल अगर फिर से लो कि कितना पेज लिखा आपने और टाइम आपको कितना दिया गया था 1 दिन का। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि हीट कितना दिया गया था, Q1 हीट दिया गया था। सो हम लिख सकते हैं यहां पे हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द हीट अब्सॉर्ब्ड पर साइकिल, एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो एक साइकिल का अगर हम ले पर साइकिल बाय, और ऊपर में क्या लिख सकते हैं, कितना अमाउंट ऑफ, कितना पेज आपने लिखा तो कितना वर्क डन आपने किया। सो वर्क डन पर साइकिल। ठीक है, यहां पे हीट एनर्जी लिख दो और इजी हो जाएगा, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और वर्क डन कितना आपने किया है। तो वर्क डन आपने किया, या फिर हीट इंजन ने, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हीट इंजन की मैं यहां पे निकाल रहा हूं, तो Q1 माइनस Q2 बाय हीट अब्सॉर्ब्ड Q1। सो सिंपली ईटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस Q2 बाय Q1। ठीक है, ये हो गई क्या, थर्मल एफिशिएंसी। ओके, अब देखते हैं बात कि यहां पे Q2 अगर 0 हो जाए, ठीक है, Q2 अगर 0 हो गया तो क्या होगा, इफ Q2 इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 हुआ तो ये पूरा टर्म 0, सो 1 माइनस 0 ईटा क्या हो जाएगी, 1, राइट, ईटा हो गई 1। मतलब अगर मैं कहूं कि आपको 10 पेज दिया गया है और आपने 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं किया, देखो इसको आप अपने से रिलेट करोगे कि हीट इंजन को अपने से रिलेट करोगे, 10 पेज का हमें वर्क है, वर्क करना है हमें, और साथ ही साथ हमारी टाइम कितनी दी गई है, कितना हम टाइम यूज कर सकते हैं, मतलब हीट एनर्जी कितना यूज कर सकते हैं, वैसे ही टाइम है कि 1 दिन का यूज कर सकते हैं। और जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो कि थोड़ा सो जाते हैं, राइट, थोड़ा खेल लेते हैं जाके,
तो ये क्या है, ये सिंक है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट आपने रिजेक्ट किया, राइट। तो एक दिन में अगर आप एक दिन में अगर 3-4 घंटे सो जा रहे हो, 3-4 घंटे आप खेल ले रहे हो, तो आपके पास जितना टाइम बचा उतने में आपको जितना आपसे लिख पाओ उतनी एफिशिएंट आप हो पाओगे। तो अगर आपने एक भी टाइम वेस्ट नहीं किया, यानी कि Q2 0 है, टाइम वेस्ट 0 है, वैसे Q2 0 है, तो क्या हो जाएगा, तो वर्किंग सब्सटेंस जो है जितना अमाउंट ऑफ हीट लेगी पूरा का पूरा वर्क डन दे देगी। इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी 1, इसका मतलब एफिशिएंसी 100%, कि आपने 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं किया, राइट। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली तो हम कह सकते हैं कि 1 भी सेकेंड वेस्ट मत करो, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मतलब कि एफिशिएंसी 100% कभी नहीं हो सकती, हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% कभी नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिंक पे जाएगा ही, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है ये रिजेक्ट करेगा ही, राइट। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं, इसलिए आपको सब कहते हैं कि 1 भी सेकेंड वेस्ट मत करो, बट बिना खेले बिना सोए थोड़ी ना रह सकते, ठीक है। चलो ये बात होगी। अब बात करते हैं अगर Q1 0 हो जाए। Q1 0 कब होगा, Q1 अगर सोर्स रहे ही ना तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता। Q1 0 मतलब ये एफिशिएंसी इनफाइनाइट, तो ये कुछ मतलब ही नहीं बनता है इस चीज का, ओके। सॉरी, दिस इज 0, 1/0 इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी हो जाएगी, तो एफिशिएंसी का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए सोर्स कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। सोर्स कभी 0 नहीं है, फ्यूल आप डालोगे नहीं तो गाड़ी चलेगी कैसी, ठीक है। समझ में आ गई बात कि एफिशिएंसी क्या होती है, और एफिशिएंसी 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ओके। टाइप्स ऑफ हीट इंजन, 2 तरह के हीट इंजन हो सकते हैं, एक है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और एक है इंटरनल कंबस्टन इंजन, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल इंजन में क्या है कि जो कंबशन चेंबर है, कंबशन जो हो रहा है वो एक अलग से चेंबर में होता है, जो कि मेन बॉडी से, मेन पार्ट से, जो वर्किंग सब्सटेंस है उससे बाहर है, राइट। यहां देखो, ये एक स्टीम इंजन का आप देख लो, ये क्या एग्जांपल है एक स्टीम इंजन का। यहां पे हो रहा है क्या, हीट जनरेशन हो रहा है यहां पे, फिर ये स्टीम बना रही है ये पानी से, और फिर ये जाके पिस्टन मूव कर रही है ताकि ये व्हील मूव कर पाए, और जो कि कनेक्टेड है कुछ क्रैंक शाफ्ट से, ओके। तो ये देखो, अब क्रैंक शाफ्ट क्या है ये मैं रोटेशनल में बता चुका हूं कि शाफ्ट क्या होती है, हॉलो जो होती है जिसके थ्रू रोटेट हो सकता है, तो इसे मत पूछना फिर से, ठीक है। तो कंबशन हुआ, कंबशन के बाद ये कंबशन जो चेंबर है या फिर जहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उसको बाहर लगाया गया, ठीक है। और जो जनरल हम इंजन देखते हैं, जो कार्स में बाइक्स में इंजन लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, यही जो हीट प्रोडक्शन है वो कुछ अंदर में ही रहता है, मेन पार्ट के अंदर में ही रहता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब अगर बात करें इसकी एफिशिएंसी की, अगर एक स्टीम, इसके क्या केसेस हो सकते हैं, देखो स्टीम इंजन जो हो गया, इसमें क्या हो सकते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन में जो कि पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सारे हम लिख सकते हैं, और जिसे हम 4 स्ट्रोक इंजन में कहा जाता है ना, 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, ओके। तो इसकी अगर मैं एफिशिएंसी देखूं तो थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो 32% एफिशिएंसी होती है, राइट। मतलब 100 अगर ही स्टीम पहुंचे तो 32 ही काम कर पाए, ठीक है। ये होती थ्योरेटिकली 32%, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कि प्रैक्टिकली कितना होती है, तो प्रैक्टिकल यूज में एक स्टीम इंजन की एफिशिएंसी होती है ओनली 12 to 16%, ओनली 12 to 16%। इन केस ऑफ पेट्रोल, डीजल और लाइक 4 स्ट्रोक इंजन, इसकी थ्योरेटिकली जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, 56%, राइट। अराउंड ये अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू है 56%। बट इसमें अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूं प्रैक्टिकली,
प्रैक्टिकल देखो, थ्योरेटिकली केस में बहुत सारे चीजें हम आइडियल कंसीडर करते हैं कि कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉस, एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, राइट। इतने सारे चीज को हमने आइडियल मान लेते हैं, राइट। लेकिन प्रैक्टिकल में तो ये सब एक्ट कर रही है, डेसिपेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही है। तो प्रैक्टिकल में जो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी देखी गई है वो देखी गई है अराउंड 26%, राइट। एंड डीजल इंजन की देखी गई है, वो क्या देखी गई है, 40%, राइट। 40% देखी गई है। तो डीजल और पेट्रोल आपको पता है ये कहां कहां यूज होता है, जो LMVs है, लाइट मूविंग व्हीकल्स है, उसमें हम पेट्रोल का यूज करते हैं। डीजल जो HMVs है, हैवी मूविंग व्हीकल्स जो है, जैसे कि ट्रक्स हो गए, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हो गए, क्रेन्स हो गई, उसमें हम डीजल का यूज करते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं इसकी स्टीम इंजन या ये देखो, ये है एक 4 स्ट्रोक इंजन, यहां पे कैसे देखो, ये जो रेड कलर यहां पे आएगी ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हीट जनरेशन हो रहा वो यहीं पे हो रहा है, ठीक है। हीट जनरेशन देखो, ये एक बाइक के इंजन के आपके 4 स्ट्रोक इंजन की दी गई है, ठीक है। हीट क्या है, यहीं पे जनरेट हुआ, सोर्स यही हो गया, वर्क डन क्या कर रहा है, ये जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है। ये पिस्टन है, नीचे जा रही है, साथ ही साथ ये शैफ्ट क्या कर रही है, इसको घुमा रही है। और ये हो गया हमारा सिंक, जो बाइक के एग्जॉस्ट होते, कार के एग्जॉस्ट होते, जहां से वो धुआं निकल जाती है, दैट इज द सिंक, ठीक है। यहां पे देखो, ये जो रेड कलर की आएगी अचानक से, ये देखो ये आई, ये क्या हुआ, छोटा सा हीट जनरेशन होगा। जब सेल्फ स्टार्ट करते हैं बाइक को या फिर जब कार को स्टार्ट करते हैं, तो ये जो स्पार्क प्लग लगी है, ये क्या है, ये एक स्पार्क प्लग है। इस स्पार्क प्लग के वजह से एक छोटी सी चिंगारी, इग्निशन होती है, राइट। और चूंकि यहां पे गैसेस रहते हैं, फ्यूल रहती है, उससे क्या होता है, आग लगती है, एंड दैट्स हाउ इंजन स्टार्ट्स टू मूव। समझ में आ रही है बात। तो ये एक इंटरनल, हम कंबशन इंजन की बात करें कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है या फिर पूरा का पूरा जो वर्किंग सब्सटेंस है, उसी के अंदर लगा है क्या, सोर्स। और स्टीम इंजन कुछ इस तरह से काम करती है, इसका तो मैं आपको डायग्राम दिखा ही चुका हूं। यहां पे स्टीम बनी, ट्रांसफर हुआ, ठीक है, फिर ये है वर्किंग सब्सटेंस, ये काम किया, पिस्टन आगे पीछे मूव किया, हेंस व्हील्स को मूव कर रही है। और ये क्या है, सिंक, ठीक है। यहां से जो है वो अमाउंट ऑफ हीट ये रिजेक्ट कर दे रही है, ठीक है। समझ में आ गई बात कि टाइप्स ऑफ हीट इंजन क्या होते हैं और हीट इंजन एक्चुअल में क्या कैसे काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर को समझते हैं। हाँ, वही रेफ्रिजरेटर जो आपके घर पे है, जो आपके खाने को ठंडा रखता है, साथ ही साथ खराब नहीं होने देता, ये हम जानते हैं। अच्छा, ये क्यों खराब नहीं होता ठंडे टेम्परेचर में, ये आपको आदेश सर बताएंगे कि क्या बायोलॉजिकल उसमें या फिर क्या केमिकल फेनोमेना होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि ठंडे खाने में जब आप किसी चीज़ को टेम्परेचर से, एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे कर दो या फिर बहुत ज़्यादा गर्म करो, तो उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो काफ़ी दिन तक वो रह जाता है। ओके, नाउ बात करते हैं इसके फिजिकल फेनोमेना की, कैसे काम करती है रेफ्रिजरेटर, जिसे हम हीट पंप भी कहते हैं। हीट पंप क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जगह से हीट निकाल के ये एक जगह को पंप कर देती है, ठीक है। हीट पंप इसलिए कहा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर जस्ट उल्टा है किसका, हीट इंजन का। हीट इंजन क्या कर रही थी कि सोर्स से हीट ले रही थी, सिंक को दे रही थी और साथ में कुछ वर्क कर रही थी। सोर्स से लिया, वर्क किया, सिंक को दिया, अपना रिजेक्ट किया कुछ अमाउंट। हीट इंजन में क्या होगा, सॉरी रेफ्रिजरेटर में क्या होगा या फिर हीट पंप में क्या होगा, कोई एक्सटर्नल वर्क इस पे करेगा, राइट। कोई एक्सटर्नल वर्क इस पे किया, वर्किंग सब्सटेंस पे किया, और इससे कहा कि अब तुम सिंक से निकाल के सोर्स को दे दो, राइट। मतलब पूरा का प्रोसेस जो है वो उल्टा हो जा रहा है। वर्क करने के बजाय इस पे वर्क हुआ, एक्सटर्नल वर्क, और ये वर्क क्या कहता है कि तुम सिंक से उठाओ, सोर्स को दे दो। तो कुछ इस तरह डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि एक एक्सटर्नल वर्क डन किया गया वर्किंग सब्सटेंस पे, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल वर्क डन क्या है ये मैं बताऊंगा। वर्क डन किया गया वर्किंग सब्सटेंस पे, ठीक है। और फिर वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, कोल्ड रिजर्वायर, यानी कि जो सिंक है, कोल्ड रिजर्वायर मतलब जो जिसकी टेम्परेचर कम है, वहां से निकाल के हॉट रिजर्वायर को दे देती है, हॉट रिजर्वायर को दे देती है। ओके, तो कोल्ड रिजर्वायर यहां पे कौन सा हो जाता है, सिंक यहां पे कौन सा हो जाता है, सिंक यहां पे होता है जो कि फूड आइटम्स है,
जो कि आपके लाइक कोई भी वाटर है या फिर ड्रिंक्स वगैरह है वो कोल्ड रिजर्वायर में आएगी, राइट। और हॉट रिजर्वायर यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर, ये क्या होगी, ये सराउंडिंग की टेम्परेचर है, ठीक है, सराउंडिंग की टेम्परेचर है। तो रेफ्रिजरेटर में बेसिक ही ये चीजें होती है। अब उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, कंप्रेसर रहता है, वहां पे गैस चेंबर रहती है, जिसके मदद से ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं। अच्छा, ये एक्सटर्नल वर्क क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन क्या है, ये है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ये जो है पूरा का पूरा हीट इंजन उल्टा काम करने लग रहा है। एक्चुअल में हीट इंजन नहीं कहना गलत होगा, ये पूरे की पूरे जो सिस्टम है वो सिंक से इस तरह से काम करती है। क्यों? क्योंकि इस पे एक एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है, एक्सटर्नली इसे फोर्स किया जा रहा है ये वर्क को करने के लिए, ठीक है। ठीक है, फिर से अगर बात करें कि ये जो सारा प्रोसेस है ये साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी फिर से जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डी यू, ये जीरो हो रहा है क्योंकि एक साइकिल में जो भी है इनिशियल से फिर से ये फाइनल पोजीशन भी ये इनिशियल उसी स्टेज पे पहुंच रही, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम जीरो कह सकते। अब देखो अगर मैं बात करूं नेट अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब की, राइट, तो कितना लिया कितना दिया, इसने Q2 अमाउंट लिया और Q1 वापस कर दिया, तो सिंपली Q2 माइनस Q1 हम लिख देंगे, राइट। तो फर्स्ट लॉ के वजह से, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम फिर से dQ इक्वल्स टू dW, राइट, और यहां पे हम क्या करेंगे, Q2 माइनस Q1 इक्वल्स टू W, ये फिर से आ गया। वर्क डन क्या हो गया, Q2 माइनस Q1, लेकिन यहां पे वर्क डन क्या है, उल्टा वर्क हो रहा है ना, सिंक से सोर्स की तरफ वर्क डन, एक्चुअली नॉट सिंक से सोर्स की तरफ, वर्क डन एक्चुअली इस पे किया जा रहा है, एक्सटर्नल वर्क है, तो हम यहां पे माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो सिंपली वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस W इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1, सो W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि इस पे वर्क किया गया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हम देख रहे थे तो प्लस लगा रहे थे, वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी नेगेटिव, तो ये हमने नेगेटिव साइन लगाया, ठीक है। सो Q1 माइनस Q2, ये आ गई बात। अब देखो फिर से एफिशिएंसी जैसे निकालते थे हीट इंजन के केस में, यहां पे हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो जैसे हीट इंजन के केस में हम एफिशिएंसी को निकालते थे, थर्मल एफिशिएंसी को, रेफ्रिजरेटर के केस में हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसे डिनोट करेंगे बीटा से। बीटा क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा कि अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, कितना अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड किया गया, राइट, वो क्या है Q2, देखो यहां से Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड किया गया, बाय एनर्जी कितनी लगी है इस पे, राइट, एक्सटर्नल एनर्जी कितनी लगी है, जो वर्क डन है वही W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो बीटा क्या हो गया, Q2 बाय Q1 माइनस Q2। इसको आइडियल केस में हम टेम्परेचर के टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट इज T2 बाय T1 माइनस T2, ठीक है। और बीटा और कोफिशिएंट और एफिशिएंसी का क्या रिलेशन है, 1 माइनस ईटा, इसको हम डिराइव कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पे किया नहीं है, ठीक है, क्योंकि जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो बीटा और ये क्या है, एफिशिएंसी है, कौन सी एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो एक्चुअल में जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है दैट इज बीटा, तो बीटा को दैट इज T2 बाय T1 माइनस T2, इसे हम एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर भी कह सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ाने का क्या तरीका है कि देखो एफिशिएंसी T1 माइनस T2, अगर ये पूरा टर्म डिक्रीज हो तो जाके एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। T1 माइनस T2 अगर डिक्रीज हो
तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ओके, या फिर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब ज्यादा बेहतर काम करेगा रेफ्रिजरेटर। बात करते हैं अगर T2 जो है वो डिक्रीज हो रहा हो, राइट, T2 जो है वो डिक्रीज हो रहा हो, तो T2 डिक्रीज होने के वजह से क्या हो जाएगा, T1 जो है या फिर ये पूरा टर्म जो है वो इंक्रीज होगा। अगर ये नीचे का टर्म इंक्रीज हो तो एफिशिएंसी जो है बीटा, ये क्या होगी, ये भी डिक्रीज हो जाएगी। T2 डिक्रीज कब होता है, जब फ्रॉस्ट हो जाती है, मतलब आइस फॉर्मेशन जब हो जाता है, आइस फॉर्मेशन जब हो जाता है तब T2 जो है बहुत कम हो जाती है ना, क्योंकि T2 क्या है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर की टेम्परेचर है ये, ठीक है। तो उसमें क्या रखते हैं हम, जो खाना वगैरह हो गया या फिर पानी वगैरह हो, तो जब आइस फॉर्मेशन हो जाती है तो T2 बहुत कम हो जाती है, उस केस में क्या होता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसीलिए हमें रेफ्रिजरेटर में डीफ्रॉस्ट का ऑप्शन रहता है, ठीक है, ताकि जो बर्फ बनी है वो फिर से पिघल के पानी हो जाए, राइट, जो आइस फॉर्मेशन हुआ है उसकी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। तो अगर T2 इंक्रीज हो गया तो हमारी बीटा जो है एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, और इसको क्या कहते हैं, T2 को इंक्रीज करने को ही हम कहते हैं डीफ्रॉस्ट, ठीक है। इसीलिए कभी कभी रेफ्रिजरेटर में डीफ्रॉस्ट जो बटन होता है या फिर डीफ्रॉस्ट का जो स्विच होता है उसे हमें क्लिक करना चाहिए, क्योंकि डीफ्रॉस्ट होने से क्या होगा, हमारे रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। ओके, सो समटाइम्स इट इज बेटर और इट इज लाइक डिजायरेबल टू डू डीफ्रॉस्टिंग इन रेफ्रिजरेटर्स। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एक्चुअली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक तरह का नेगेटिव लॉ है, मतलब ये लॉ ये बताता है कि क्या नहीं हो सकता है। ओके, देखो फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है कि वो एक एनर्जी कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन का लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। सेकेंड लॉ को समझने से पहले आप ये समझो कि सपोज करते हैं कि एग्जांपल से हम समझते हैं ना, सेकेंड लॉ को एक एग्जांपल से समझते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। क्या है एग्जांपल की, सपोज मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी है जो कि है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और एक बॉडी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया सच दैट कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है दोनों ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ऐसा कुछ है, ये पूरे सिस्टम में कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है। अब देखो हम क्या जानते हैं कि हीट इसमें ट्रांसफर होगा, हीट फ्लो होगा, कहां से कहां तक होगा, तो जो हॉटर ऑब्जेक्ट है 100 डिग्री सेल्सियस वाले ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर हो जाएगा कहां, 0 डिग्री सेल्सियस। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि ना दोनों की टेम्परेचर इक्वल हो जाए, ठीक है, दोनों की टेम्परेचर इक्वल हो जाए 50 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ऐसा नहीं कि 50 डिग्री में ही जाके इक्वल हो जाएगा, चाहे 65 में भी हो सकता है, 70 में भी हो सकता है, कुछ भी एक टेम्परेचर जहां पे टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा, यहां तक ये क्या है, हीट ट्रांसफर हुआ, या फिर यहां तक इसने प्रोसेस किया, जो भी प्रोसेस हुआ यहां तक किया। बट क्या इसका रिवर्स पॉसिबल होगा, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को 50 डिग्री सेल्सियस पे रख दूं, मतलब सेम टेम्परेचर पे दो ऑब्जेक्ट को रखूं, क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि 50 वाले से किसी एक में से जाके सारे 100 में आ जाए और एक 0 हो जाए? नहीं है, क्योंकि यहां पे हीट ट्रांसफर कब होती है, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। हीट ट्रांसफर कब होती है, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। टेम्परेचर का डिफरेंस है ही नहीं तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन क्या अगर ऐसा हो पाता, इन केस मैं सोच रहा हूं कि अगर नेचर के बाहर है हम कहीं, अगर ऐसा हो पाता कि 50 से ही एक 0 हो जाता, एक 100 होता, मतलब इसे हम क्या कह सकते थे कि जो साइक्लिक प्रोसेस जो है वो वापस से हो गई, राइट, एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस, या हम कह सकते हैं रिवर्सेबल प्रोसेस हम कह सकते थे, राइट। बट ऐसा नेचर में नहीं होता है। बट अगर ऐसा कभी हो जाता तो क्या फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं करता? फर्स्ट लॉ वैलिड होता फिर भी। मतलब कुछ कुछ प्रोसेसेस नेचर में ऐसी है जो रिवर्स नहीं हो सकती है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पे फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता है। एनर्जी कंजर्वेशन तो इसमें भी होगा,
राइट। एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कंजप्शन क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। तो ना ही क्रिएट होगी ना ही डिस्ट्रॉय होगी, सिर्फ ट्रांसफर होगी। तो अगर इसका उल्टा भी हो तो भी एनर्जी कंजर्वेशन तो वैलिड हो ही रहा है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? भगवान ने कहा है, नेचर का लॉ है, राइट, नेचर का लॉ है, ऐसा नहीं होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टीम इंजन की बात करूं कि हमारे पास जो स्टीम इंजन थी उसमें हमने क्या डाला था, एक कंबशन क्रिएट किया था, राइट, कंबशन डाली थी, कंबशन हुआ था, कंबशन से के वजह से क्या हुआ, कंबशन के वजह से वो स्टीम बनी, स्टीम जाके पिस्टन पे टकराई, फिर उसका जो इफेक्ट हुआ वो व्हील्स को मूव कर रही थी, ठीक है। और साथ ही साथ जो उसके ऊपर जो धुएं निकल रही थी उसे हम कह रहे थे कि ये सिंक है, यहां से टेम्परेचर रिजेक्ट कर रही है या फिर रिलीज कर रही है, हम बोल सकते थे। बट इसका मैं अगर ऑपोजिट करूं, मैं जाके ही अपने हाथों से अगर व्हील घुमाने लगूं, क्या वहां पे हीट बन जाएगा, कंबशन वहां पे क्रिएट होगा? नहीं होगा, राइट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेचर लॉ है, नेचर का लॉ है, ठीक है। ऐसे ही कहा जाता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है कि सम फेनोमेना विच इट लाइक प्रिंसिपल विच डिसअलाउज सर्टेन फेनोमेना consistent with first law of thermodynamics is known as second law of thermodynamics। मतलब ये सारे फेनोमेना जिसमें फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है, वैसे कुछ सर्टेन फेनोमेना जो कि सेकेंड लॉ, जो कि ऐसा प्रिंसिपल जो डिसअलाउ करता है, जो कि मना करता है, वो किसकी वजह से मना कर रहा है? नेचर की वजह से मना कर रहा है, नेचर का लॉ है, राइट। ये सिंपल सी बात है कि रिवर्स कुछ प्रोसेस का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ हीट इंजन या फिर हीट इंजन के रेस्पेक्ट में अगर मैं सेकेंड लॉ को डिफाइन करूं तो उसके लिए साइंटिस्ट ने, जो कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट, मतलब 3 साइंटिस्ट ने मिलके हीट इंजन के रेस्पेक्ट में सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट को लिखा है कुछ इस तरह से। It is impossible to construct a heat engine which would absorb heat from the reservoir and convert it into 100% मैकेनिकल वर्क, राइट। मतलब सिंपली हीट लेके पूरी की पूरी मैकेनिकल वर्क नहीं दे पाएगी, राइट। ये क्या है? केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है? सिंक बहुत जरूरी है, सिंक इज एसेंशियल। सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहोगे कि सिंक में नहीं लगाऊंगा, पूरी की पूरी हीट जो है वो क्या होगी? टोटल मैकेनिकल वर्क, मतलब 100% एफिशिएंसी, तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा कहता है क्लॉसियस स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by external agency which would transfer heat from the body at lower temperature to body at higher temperature। मतलब ये क्या कह रहा है? रेफ्रिजरेटर के रेस्पेक्ट में है, यानी कि हीट पंप के बारे में बता रहा है कि बिना एक्सटर्नल एजेंसी के, बिना एक्सटर्नल वर्क दिए, जो रेफ्रिजरेटर में हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, एक्सटर्नल वर्क। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट फ्लो हो सके। फ्लो तो नहीं, मतलब जो है एनर्जी इस तरह से मूव कर सके। ओके, सो ये 2 स्टेटमेंट, एक बता रही है हीट इंजन के बारे में, एक बता रही है हीट पंप के बारे में, ठीक है। समझ में आ रही बात? और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बस इतना ही कहता है कि कुछ फेनोमेना जहां पे थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ भले ही वैलिड हो, लेकिन वो रिवर्सिबल नहीं है, मतलब उसका वो पॉसिबल ही नहीं है वो प्रोसेसेस, ठीक है। देखो, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में कंफ्यूजन ये रहता है कि, या फिर इसका सोल्यूशन जो कंफ्यूजन रहती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कि फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ में क्या अंतर है, ये मैं बता रहा हूं। देखो, इसका कंफ्यूजन 1 सेकेंड में दूर होगा। फर्स्ट लॉ कहता है क्या कि अगर कोई प्रोसेस होगा तो उसमें मैं वैलिड रहूंगा, मतलब अगर कोई भी प्रोसेस हुआ तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना वर्ड को, कोई भी प्रोसेस हुआ तो, ठीक है। सेकेंड लॉ कहता है क्या कि वो प्रोसेस कब होगा, कब नहीं होगा। अगर होगा तो फर्स्ट लॉ वैलिड होगा, राइट।
और कुछ कुछ ऐसा है जहां पे वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। मतलब इट द प्रिंसिपल विच डिसअलाउ सर्टेन फेनोमेना, कुछ फेनोमेना को होने से रोकती है, डिसअलाउ करती है, राइट। तो दीज आर दी रिवर्स फेनोमेना, मैक्सिममली रिवर्स फेनोमेना ही है ये। ओके, समझ में आ गई बात। सेकेंड लॉ क्या होती है? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल या फिर कार्नोट इंजन हम कैसे लिखते हैं? देखो ईटा, सॉरी कैसे लिखेंगे? ईटा वर्क डन टू नेट वर्क डन बाय हीट अब्सॉर्ब्ड, दैट इज Q1। ये समझ में आ गई बात। अब कार्नोट साइकिल में क्या हुआ था? 4 मेन प्रोसेस हुई थी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, अगर उन सब चीज में हम क्या जानते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस जब होता है तो PV जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो PV टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होती है। तो मतलब 4 प्रोसेसेस में क्या क्या हुआ? पहले प्रोसेस में हुआ P1V1 इक्वल्स टू P2V2 हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरे केस में P2V2 टू दी पावर गामा इक्वल्स टू P3V3 टू दी पावर गामा। ठीक है, ये दूसरे प्रोसेस की इनिशियल फाइनल बता रही है, और उस केस में क्या बता रही है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। ओके, तीसरे केस में क्या हुआ? देखो P3V3 फिर से आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, बट आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये फॉलो होगा, और P4V4 टू दी पावर गामा इक्वल्स टू P3V3 टू दी पावर गामा इक्वल्स टू P4V4 टू दी पावर गामा। तो ये चारों से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि ईटा जो होगी दैट इज द एफिशिएंसी। देखो डेरिवेशन में बताया नहीं कंप्लीट, क्योंकि ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्या हो जाएगी, सॉरी, इस अगर चारों केसेस से हम देखें तो ईटा जो होगी वो क्या हो जाएगी? 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1। ओके, ये क्या बता रही है? एफिशिएंसी। क्या बता रही है हमें? एफिशिएंसी। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो एफिशिएंसी का या फिर कार्नोट थ्योरम जो हमें एफिशिएंसी के बारे में और थोड़ा बताती है। कार्नोट थ्योरम क्या कहता है? ऑल रिवर्सिबल इंजिन्स ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स हैव इक्वल एफिशिएंसी एंड नो इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर कैन हैव एफिशिएंसी ग्रेटर देन दिस। कार्नोट इंजन जो है वो एक रिवर्सिबल, कार्नोट साइकिल जो है रिवर्सिबल प्रोसेस हम कह सकते हैं, बट कार्नोट इंजन, कार्नोट जो भी सिस्टम है आइडियल कार्नोट इंजन, ये क्या है? पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मतलब कार्नोट इंजन की जो भी एफिशिएंसी होगी ईटा, एक्चुअल इंजन जब बनाई जाएगी, जब उसी टेम्परेचर रेंज में अगर एक्चुअल इंजन काम कर रही है तो हमेशा वो ईटा से क्या होगी? कम होगी। हमेशा क्या होगी? ईटा से कम होगी, आइडियल केस से हमेशा कम होगी। ओके, इसीलिए लिखा गया है द सेम टू टेम्परेचर्स हैव इक्वल एफिशिएंसी and no engine operating between the same two temperature can have the efficiency greater than this। बहुत कोशिश करोगे तो शायद एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी आप मैच कर सकते हो, बट उससे ज्यादा तो एफिशिएंसी कभी नहीं होगी। दिस इज द थ्योरेटिकल केस, आइडियल केस है ना, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये मैं कार्नोट जब हीट इंजन पढ़ा रहा था तब भी बताया था। ओके, तो यहाँ पे हमारा थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को। तो ऐसे वीडियोस के लिए लर्नो हब के साथ आप बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।